Now we will see the reaction with halides. So we are doing the group 15 and its property. And now reaction with halides. Halides we know X equal can be chlorine, bromine, iodine, fluorine. Okay. Now when first we write the element, okay, then two oxidation state is there, 3 and 5. It can be NX3. Okay, now फॉर नाइट्रोजन इट इज़ NX3. ठीक है, NH3 होगा. और फॉर फॉस्फोरस इट विल बी PX3 and PX5 also. For this it will be ASX3 and ASX5. For antimony SBX3 SBX5. For bismuth BIX3 BIX5. Okay, in case of bismuth here X equal to fluorine, right? Now the compound NX3 or NF3 is very stable because of small and similar size of fluorine. यहाँ पर ये जो NX3 है इसको अगर हम NF3 लिखें, ठीक है ना, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, राइट, तो ये स्टेबल है कंपाउंड. इट इज़ स्टेबल. रीज़न क्या है? बिकॉज स्मॉल एंड सिमिलर साइज, स्मॉल एंड सिमिलर साइज टू फ्लोरीन. दोनों का साइज सिमिलर होने की वजह से, स्मॉल होने की वजह से ये कंपाउंड क्या है हमारा? स्टेबल है. ठीक है, अब देखते हैं रिएक्शन विद मेटल. रिएक्शन विद मेटल. ओके, और रिएक्शन विद मेटल में हम यहाँ कैल्शियम से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तो पहले तो हम वही लिख लेते हैं. ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन का जब कैल्शियम से कराएंगे तो ये बनेगा CA3N2. यहाँ पर बनेगा CA3P2, इधर CA3AS2, यहाँ पर SB3AS2 और इधर CA2BI, वो CA3BI2. ठीक है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट से हमारा ये क्या बने? मेटल के कंपाउंड बन गए. अब आएगा हमारा रिएक्शन विद वाटर. रिएक्शन विद वाटर. देखिए रिएक्शन विद वाटर में अगर हम यही जो हमारे मेटल कंपाउंड बने इन्हीं की रिएक्शन अगर वाटर से कराई जाए तो इन ईच केस हमारा क्या बनेगा? इसके हाइड्राइड्स हमको मिल जाएंगे. ठीक है, तो जैसे CA3N2 वाटर से अगर इसकी रिएक्शन हो रही है तो हमें मिल जाएगा NH3. ओके, अगर हम कराएं दूसरे वाले में CA3P2, वाटर की प्रेजेंस लें तो वाटर में ही कराने तो मिल जाएगा फॉस्फीन. ठीक है, PS3 एंड सो ऑन. इसी तरीके से हमें कंपाउंड मिलते चले जाएंगे. इसका कराएंगे वाटर से तो हमको मिल जाएगा ASH3. इसका कराएंगे मिल जाएगा SbH3 और इसका कराएंगे तो मिल जाएगा BiH3. ठीक है, वाटर से कराने पर. तो इसको हम अपने आप भी कंटिन्यू कर सकते हैं रिएक्शंस को. टफ नहीं है, इजी रिएक्शन से हम इसको देखकर कर सकते हैं. अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है. ठीक है, तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगी? डिपेंड करेगी. नाउ इसके अकॉर्डिंग देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नाउ नेक्स्ट वी विल सी डाइपोल मूवमेंट. डाइपोल मूवमेंट.
ओके, तो डाइपोल मूवमेंट वी नो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय म्यू एंड इट इज़ इक्वल टू द चार्ज ऑन अ स्पीशी एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम। ओके, अब क्या है, डाइपोल मूवमेंट यहाँ पर ज़्यादा डिपेंड करने वाला है किस पर, चार्ज पर, राइट। तो यहाँ पर चार्ज डोमिनेंट होगा, डाइपोल मूवमेंट में कौन डोमिनेंट होगा, चार्ज डोमिनेंट होने वाला है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका सीक्वेंस NH3 डाइपोल मूवमेंट जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा डाउन इन अ ग्रुप, डाइपोल मूवमेंट विल बी डिक्रीज डाउन इन अ ग्रुप। तो वही ऊपर वाला जो हमारा सीक्वेंस है सेम वही नीचे आ जाएगा। सो PS3 ASH3 SBH3 एंड BiH3, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नाउ रिड्यूसिंग कैपेसिटी, ठीक है, देखते हैं रिड्यूसिंग कैपेसिटी, ठीक है। चलिए, तो रिड्यूसिंग कैपेसिटी का मतलब कि ये जो एलिमेंट हैं वो दूसरे एलिमेंट को कितना रिड्यूस कर पाते हैं, मतलब ये कितने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, ताकि सामने वाला जो प्रोडक्ट एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनके रिड्यूस करने से। सो द सीक्वेंस ऑफ रिड्यूसिंग कैपेसिटी इज NH3, then after PH3, then after ASH3, then SBH3, then BiH3, ठीक है। तो ड्यू टू इन इंक्रीज इन साइज क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी और ये हाइड्रोजन को इजीली क्या कर पाएंगे, रिमूव कर पाएंगे। रिड्यूस करना किसी को मीन्स हाइड्रोजन ऐड कराना, हाइड्रोजन ऐड कराना मीन्स जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा हम उसमें से हाइड्रोजन को आइसोलेट नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन इन अ ग्रुप जाएंगे जो बॉन्ड की लेंथ है वो बड़ी होती जाएगी, बिकॉज द नंबर साइज ऑफ द एटम इज इंक्रीजिंग डाउन इन अ ग्रुप। तो बॉन्ड लेंथ जब बड़ी होगी इसका मतलब क्या है कि उसको ब्रेक करना आसान होगा और हम हाइड्रोजन को ईजिली वहाँ से रिलीज़ करा सकते हैं। तो रिड्यूसिंग कैपेसिटी भी डाउन इन अ ग्रुप क्या होती है, वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्राइड्स, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्राइड, अभी जो हमने हाइड्राइड बनाए हैं ग्रुप 15 के NH3 PS3 SBH3 वगैरह वगैरह, उनकी हमें प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले हमें पढ़ना है इसका बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो देखिए जो बॉन्ड एंगल का जो मेज़रमेंट है वो कुछ इस तरह है, NH3 PS3 ASH3 SBH3 एंड BiH3, ठीक है। इट इज़ 107 डिग्री, इट इज़ 93 डिग्री, 92 डिग्री एंड इट इज़ ऑल्सो 92 डिग्री एंड दिस इज़ 91 डिग्री, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एंगल है वो किस में है, हमारा अमोनिया में है। अब क्यों है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ अमोनिया द लोन पेयर एंड द बोन पेयर रिपेल ईच अदर। अमोनिया का स्मॉल साइज होता है, इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसका जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है ना, इसका स्मॉल साइज होने की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और रिपेल करने की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, वो सबसे बड़ा है। उसके बाद जो है वो एटम का साइज इंक्रीज होता चला जाएगा तो रिपल्शन भी कम होगा, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड एंगल भी स्मॉल होगा, राइट। चलिए अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट इज थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मीनिंग है कि हीट के प्रेजेंस में कौन सा कंपाउंड कितना स्टेबल है, ठीक है, वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है, वो टूट नहीं पा रहा है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी में कि हीट के इन्फ्लुएंस में किस कंपाउंड में क्या चेंज होता है। तो टॉप टू बॉटम या टॉप टू डाउन इन अ ग्रुप जब हम आते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है NH3, फिर है फॉस्फीन, देन आफ्टर आर्सेनिक हाइड्राइड,
फिर एंटीमनी हाइड्राइड, देन आफ्टर बिस्मथ हाइड्राइड, ठीक है, ये है। अब डाउन जब हम आते हैं ग्रुप में तो बॉन्ड जो होता है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से थर्मल स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है। देखिए जब साइज़ इंक्रीज़ होगा, सपोज़ ये है नाइट्रोजन, ये है हाइड्रोजन, ठीक है, इनका बॉन्ड जो लेंथ है इतना है। अब सपोज़ हमारा जो फॉस्फोरस है उसका साइज़ ये है और हमारा हाइड्रोजन का ये है, तो ये रेडियस से यहाँ तक बॉन्ड बनेगा तो इसका इंक्रीज़ हो गया, फिर आगे नेक्स्ट आइटम में और इंक्रीज़ होगा और इंक्रीज़ होगा। देन वी नो दैट जो जितना बॉन्ड का साइज़ स्मॉल होगा उसको ब्रेक करना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है, और जो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो उसको ब्रेक करना बहुत ईजी होता है। तो जितना ईजीली ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड तो उतना ही क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, वो रिलीज़ कर पाएगा हाइड्रोजन को खुद से। तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड इजीली यहाँ ब्रेक होते जा रहे हैं इस वजह से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं हम किस पर, बेसिसिटी पर। ओके, बेसिसिटी मीन्स व्हाट, किसी का बेसिक नेचर मीन्स कौन कितना इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर पा रहा है, वही उसकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है, ठीक है। तो डाउन इन अ ग्रुप जब हम जाते हैं तो बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। तो ये ऑर्डर क्या होगा, NH3 PS3 ASH3 SbH3 एंड BiH3, ठीक है, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब सारे हाइड्राइड जो हैं सभी के पास उनका लोन पेयर है। जैसे जैसे देखो नाइट्रोजन का साइज़ सबसे छोटा है तो इसका लोन पेयर इजीली अवेलेबल हो जाएगा किसी भी दूसरी स्पीशी के लिए, लेकिन इसके बाद जो एटम्स है उनका साइज़ बड़ा होता चला जाएगा, जिसकी वजह से उनका लोन पेयर जो होगा वो डिफ्यूज़ हो जाएगा। डिफ्यूज़ मतलब कि वो ज़्यादा एरिया में होगा तो उसको किसी को देना या फिर किसी से शेयर करवा पाना वो डिफ़िकल्ट होगा इसके कंपैरिजन में। इसी की वजह से बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, रीज़न, डाउन इन अ ग्रुप साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज एंड लोन पेयर इज़ मोर डिफ्यूज्ड, एंड मोर डिफ्यूज लोन पेयर मीन्स लोअर द बेसिसिटी, ठीक है। जो मैं समझाने में हर हेडिंग में जो कुछ भी बोल रही हूँ प्लीज़ नोट इट डाउन, क्योंकि रीजंस जब पूछे जाएंगे तो आपको वही लिखना है जो मैं आपको बोलकर बता रही हूँ। आई एम नॉट राइटिंग इन दिस। आप खुद पॉज करिए वीडियो को और सुनिए ध्यान से और उसको नोट करिए अपनी नोटबुक में, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं नोट कर आपको वो नहीं बता रही हूँ। चलिए अब देखते हैं एसिडिटी। एसिडिटी देखिए, एसिडिटी एंड बेसिसिटी आर अपोजिट टू ईच अदर, देन इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि जिसकी बेसिसिटी का ऑर्डर अगर ये होगा एलिमेंट्स की तो एसिडिटी का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज एट अ सेम टाइम द सेम एलिमेंट इज़ नॉट हैव द इक्वल नेचर ऑफ बेसिसिटी एंड एसिडिटी। तो अब इसका सीक्वेंस क्या होगा, द सीक्वेंस विल बी, सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा दैट इज़ BiH3, then SbH3, then ASH3, then PH3, then NH3, ठीक है। ये हो गया बेसिसिटी का ऑर्डर। तो डाउन इन अ ग्रुप मॉलिकुलर साइज इंक्रीजेज एंड हाइड्रोजन कैन बी आयनाइज इजीली, इसलिए एसिडिक करेक्टर क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब आ जाओ वॉन डर वॉल फोर्सेस पर। वॉन डर वॉल फोर्सेस, ठीक है। तो वॉन डर वॉल फोर्सेस जो वो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस है, मीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। तो क्या होता है, वॉन डर वॉल फोर्सेस जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मॉलिकुलर मास के। तो जब वो मॉलिकुलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट मीन्स व्हाट, व्हेन वी गो डाउन इन अ ग्रुप देन मॉलिकुलर मास ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज, सो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट वॉन डर वॉल फोर्सेस विल ऑल्सो बी इंक्रीजेज, ठीक है ना। तो जो हमारा साइज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ द एटम इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है,
मॉलिकुलर मास भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वैन डर वाल फोर्सेस भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. नाउ सी कर्व ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड. whatever we are studying, everything is important because of the reduced syllabus also, but these points are important which we are studying just now. Okay, तो कर्व ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड. देखिए इस पहले कर्व को कंसीडर करिए, इस वाले को देखिए. NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमको राइज अप होता हुआ दिख रहा है, उसके बाद जस्ट आफ्टर फॉस्फीन का कम है, देन आफ्टर ग्रेजुअली इट इज़ इंक्रीजिंग, है ना. अब यहाँ 2 के लिए डिफरेंट केस या फिर इफ़ेक्ट काम कर रहा है और बाकी के लिए अलग इफ़ेक्ट काम कर रहा है. देखिए नाइट्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, और जिन भी मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, दैट वी नो. उसके बाद जब हम PH3 की बात करें तो उसमें वीक डाइपोल डाइपोल मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता. तो इसलिए NH3 जो अमोनिया है उसका बॉइलिंग पॉइंट PH3 से ज़्यादा होता है. देन आफ्टर हियर वैन डर वाल फोर्सेस आर वर्किंग. इट डिपेंड्स ऑन द मॉलिकुलर मास. धीरे धीरे डाउन इन अ ग्रुप क्या होगा, मॉलिकुलर मास इंक्रीज होगा. मॉलिकुलर मास इंक्रीज होने की वजह से वैन डर वाल फोर्सेस भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से ग्रेजुअली क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ 2 के लिए पूछा जाए तो हमको डिफरेंट रीज़न देना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला. देन आफ्टर वी विल गिव द रीज़न ऑफ मॉलिकुलर मास एंड वैन डर वाल फोर्सेस, ठीक है. नाउ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिकुलर मास. किसी मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का मॉलिकुलर मास जितना ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होता है. तो हमने ये सिक्वेंस लिखा है, ऑर्डर, ठीक है. सबसे ज़्यादा BiH3, देन SbH3, NH3, इस तरीके से, ठीक है. अब आ जाइए मेल्टिंग पॉइंट पर. देखिए मेल्टिंग पॉइंट के लिए जो फैक्टर काम करता है ना, वो लैटिस स्ट्रक्चर करता है. नाउ NH3 जो है वो बेटर लैटिस स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. ओके, देन जब जो हमारा फॉस्फीन पर जब हम आए तो उसका साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उसका ना मिसमैच हो जाता है साइज़ में एटम के साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा साइज़ में, और जिसकी वजह से क्या होगा कि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है. देन आफ्टर क्या होगा कि यहाँ पर जो वैन डर वाल फोर्सेस हैं वो इंक्रीज़ होते चले जाएंगे, और जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा, ठीक है. तो ये हो गया हमारे फैक्टर, और ये ग्राफ कि किस तरीके से शो करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 15 के एलिमेंट्स या हाइड्राइड्स. Now we will go for the preparation of different compounds in this chapter. Okay, so now very first is preparation of dinitrogen, that is N2. देखिए इस चैप्टर में बहुत सारे कंपाउंड्स का प्रिपरेशन हट चुका है. डिलीटेड टॉपिक्स को हम वीडियो में कवर नहीं करेंगे, और अगर बाय द वे कुछ रह जाता है जो अनडिलीटेड है तो यू विल टेल मी, देन वी विल कवर दैट टॉपिक. वैसे वी विल डू ओनली द टॉपिक्स विच आर इन आवर सिलेबस फॉर दिस ईयर, ठीक है. तो हम डाइनाइट्रोजन का प्रिपरेशन करते हैं. देखिए पहले हम आई एम नॉट राइटिंग द लैंग्वेज. यू कैन प्रिपेयर लैंग्वेज योर सेल्फ बाय लुकिंग एट द इक्वेशन. हम इक्वेशन को देख के उसकी लैंग्वेज बना सकते हैं. तो मैं उसको बोलती जाऊंगी कि हमें कैसे करना है, तो देन यू कैन डू इट ईजिली. आई विल ओनली राइट द इक्वेशन बिकॉज दिस चैप्टर इज क्वाइट बिग, और each and everything if I will going to write then it will take so much time. Okay, so cooperate for this chapter, तो ताकि हम इसको टाइम से फिनिश कर पाएँ. तो देखिए हमारा फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है, जब हम सोडियम नाइट्राइट को व्हेन वी रिएक्ट सोडियम नाइट्राइट विद अमोनियम क्लोराइड देन हीट. ओके, वी गेट dinitrogen plus sodium chloride plus water. Okay, next by ammonium dichromate. Second method is by ammonium dichromate, ठीक है. तो the formula of ammonium dichromate is NH4
whole twice Cr2O7. ओके, नाउ हम इसको हीट करेंगे, वी विल हीट इट, देन वी विल गेट वाटर, ठीक है, प्लस डाइनाइट्रोजन प्लस Cr2O3. These are green color crystals and this is of orange color, orange. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं थर्ड मेथड पर. फ्रॉम बेरियम अजाइड, द फॉर्मूला ऑफ बेरियम अजाइड इज BaN3 whole twice. The N3 is azide here. Okay, it is barium azide. Now when we heat it, we get barium plus dinitrogen. From this method we get purest form of nitrogen. अगर हमसे पूछा जाए हम purest form of nitrogen किस मेथड से ऑब्टेन कर सकते हैं, तो इस मेथड से कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, we get dinitrogen in purest form. ओके, अब देखिए, नाउ सी द प्रॉपर्टीज. देखिए डाइनाइट्रोजन जो होता है N2 वो कलरलेस है, ठीक है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक. ठीक है, तो ये जो हमारा डाइनाइट्रोजन जो गैस होती है, ना तो इसका कोई कलर है, ना उसकी कोई स्मेल है, ना उसका कोई टेस्ट है, और ये नेचर में कैसी है, नॉन टॉक्सिक गैस है. ठीक है, इसका वेरी लो सॉल्युबिलिटी होती है इन वाटर. तो लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर. ठीक है, सॉल्युबिलिटी जो वाटर में है वो क्या होती है, वेरी लेस होती है इसकी. ओके, नाउ इसका मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट भी लो होता है. ठीक है, इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, दोनों ही इसके क्या होते हैं, ये भी लो होते हैं. अब डाइनाइट्रोजन की कुछ रिएक्शंस की बात करें तो हम देख लेते हैं. जब ये लिथियम के साथ रिएक्ट करता है तो लिथियम डाइनाइट्रोजन प्रेजेंस, हमें हीट करना है इसको, क्या बनेगा, 2Li(N). ठीक है ना, Li3N. दूसरा हम अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएं तो Mg+N2 हीट करना है हमें, इसको मिलेगा हमें Mg3N2. ठीक है, उसके बाद में ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन में क्या है, जब डाइनाइट्रोजन कंबाइन होता है हाइड्रोजन के साथ एट द टेम्परेचर 773 केल्विन. ठीक है ना, तो किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो प्लैटिनम हो सकता है, आयरन हो सकता है, तो ये अमोनिया बनाता है, जिसको हम हैबर्स प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो जब नाइट्रोजन गैस कंबाइन होगा हाइड्रोजन गैस के साथ, ठीक है, टेम्परेचर कितना रखना है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, टेम्परेचर रखना है हमको 773 केल्विन. तो हमारा क्या मिलेगा, अमोनिया गैस मिलती है हमको. ठीक है, तो ये जो है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हैबर्स प्रोसेस भी बोलते हैं, हैबर्स प्रोसेस. ठीक है, हैबर्स प्रोसेस है ये, और ये इम्पॉर्टेंट है ना. जो डाइनाइट्रोजन है वो डाई ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है. डाइनाइट्रोजन कंबाइन विद डाई ऑक्सीजन, इट इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल रिएक्शन. जब हम इसे हीट कराते हैं तो हमें मिलता है, क्या मिलता है हमको, नाइट्रिक ऑक्साइड, दैट इज़ 2NO. ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, इट इज़ ऑल्सो अ गैस, हमको नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाता है. ठीक है, दीज वर द सम रिएक्शन ऑफ, किसकी थी रिएक्शंस, ये थी डाइनाइट्रोजन की रिएक्शन थी. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ, दैट इज़ अमोनिया, NH3. सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं ना. सी अमोनिया जो है हमारा वीक बेस है, इट इज़ अ वीक बेस. स्ट्रक्चर की बात करें, अभी हमने पहले भी इसका स्ट्रक्चर देखा है, दैट इज़ नाइट्रोजन विद लोन पेयर एंड 3 हाइड्रोजन्स आर हियर एंड इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, sp3 है, और इसका जो शेप क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल है. ठीक है, अब देखिए हम यूरिया से अमोनिया बना सकते हैं. हाउ,
द फॉर्मूला ऑफ यूरिया इज़ NH2O NH2CO NH2। तो देखिए NH2CO NH2, इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अमोनियम कार्बोनेट, दैट इज़ NH4 होल ट्वाइस CO3। अब हम अगर इसको डिकम्पोज होता है ये तो हमें क्या प्रोडक्ट देगा, इट विल गिव अस अमोनिया जो हमें चाहिए, देन आफ्टर वाटर, देन आफ्टर CO2। जहाँ भी कार्बोनेट होता है वहाँ पर CO2 गैस लिबरेट होती है, वो तो हम रिएक्शन लिखते लिखते हमें पता चल ही जाता है, ठीक है ना। तो ये है प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। सेकेंड में देखते हैं हम, अगर हम NH4 अमोनियम क्लोराइड को हीट कर दें तो हमें अमोनिया मिल जाएगा इजीली। ये मेथड है हमारा NH3 गैस प्लस HCl गैस, ठीक है, दोनों निकल जाएंगी। अगर थर्ड प्रोसेस में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हीट कर दें, ठीक है, वी विल हीट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देन वी विल गेट वाटर प्लस NH3, ठीक है, अमोनिया मिल गया हमको। हैबर प्रोसेस हम अभी करके चुके हैं, उससे भी हमें अमोनिया मिलता है। तो हम फोर्थ पे हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, जो हमने डाई नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ में प्रोसेस पढ़ा हैबर्स प्रोसेस, वही यहाँ पर आपको क्या करना है, रिपीट कर देना है, ठीक है। हैबर्स प्रोसेस वाली रिएक्शन यहाँ आपको लिखनी है N2H2 वाली, और टेम्परेचर 773 केल्विन करके, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। नाउ सी द प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। इट इज़ अ कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल। तीखी स्मेल के साथ ये कलरलेस गैस होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 198.4 एंड द फ्रीजिंग पॉइंट 239.7, ठीक है, इतना होता है। ओके, नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। देखिए, अमोनिया इज़ अ कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल, तीखी सी स्मेल होती है इसकी। इसका फ्रीजिंग पॉइंट 198.4 केल्विन और इसका मेल्टिंग पॉइंट 239.7 केल्विन होता है। ये सॉलिड एंड लिक्विड दोनों स्टेट में पाया जा सकता है। हाईली सॉल्युबल है वाटर में, और वाटर में सॉल्युबल होकर ये अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन क्या करता है, रिलीज़ करता है। अब अगर इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ की बात करें हम, तो हम वी नो दैट नाइट्रोजन हैज़ अ लोन पेयर इन अमोनिया, और उस लोन पेयर के होने की वजह से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर सकता है, जो कि हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कॉम्प्लेक्सेस पढ़कर आए हैं, ठीक है ना। तो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, एक तो ये लुइस बेस की तरह काम करता है, ठीक है ना, एंड इट कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद मेटल, ठीक है, मेटल्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो कैसे कर सकता है ये देखिए, सपोज हम एग्जांपल में ले लें Cu2+ एंड Ag2+। तो Cu2+ प्लस 4 NH3, तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, तो हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा Cu, ये एज अ लिगेंड काम करेगा, NH3 होल 4 2+, ठीक है। तो ये हमारा किस तरीके का, डीप ब्लू कलर का कंपाउंड है, डीप ब्लू, ओके, ये बना हमारा। अब दूसरा ये बना सकता है Ag के साथ, तो पहले AgCl के साथ कंबाइन होगा, तो प्लस Cl माइनस, ये बनाएगा हमारा सिंगल AgCl, ठीक है, AgCl बन गया। अब AgCl अमोनिया के साथ कंबाइन होगा, AgCl प्लस 2NH3 गिव राइज टू कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारा Ag, दैट इज NH3 होल ट्वाइस एंड Cl, ठीक है, काउंटर आयन के फॉर्म में आ गया। तो ये कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर पाता है लोन पेयर होने की वजह से। अगर हम अमोनिया के यूजेस के बारे में बात करें, तो ये इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज़र्स के फॉर्मेशन में हम अमोनिया का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये अमोनिया रेफ्रिजरेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। और ये जो होता है वो
नाइट्रिक एसिड जो है हमारा कंपाउंड, उसके फॉर्मेशन में भी हम अमोनिया को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द सम यूजेस ऑफ अमोनिया। तो ये अमोनिया वाला पार्ट भी हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन की बात करें तो हम जो इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं तो वो कैसे करते हैं, देखिए लेबोरेटरी मेथड। ओके, तो लेबोरेटरी में हम इसे प्रिपेयर करते हैं सोडियम नाइट्राइट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, टेम्परेचर रखेंगे लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा बन जाएगा नाइट्रिक एसिड प्लस NaHSO4। ठीक है, नाइट्रिक एसिड जब बन गया तो हमारे पास यही एटम्स बचे, इनको कंबाइन करके हमने लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद में जो नेक्स्ट मेथड है जिससे हमें बनाना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है ओस्टवाल्स प्रोसेस। ठीक है, और ओस्टवाल्स प्रोसेस है, उसमें टोटल 3 स्टेप्स हैं। तो अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमको अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है और हमें लेना है प्रेजेंस कैटलिस्ट की, दैट इज़ प्लेटिनम एंड रोडियम। ठीक है, RH, और टेम्परेचर लेना है 500 डिग्री केल्विन, 500 केल्विन। तो हमें मिलेगा NO गैस एंड वाटर। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इस स्टेप 2 करना है, स्टेप 2 में हमको NO + O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है इसको, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो हमें मिलेगा NO2। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, वी विल डू इन थर्ड स्टेप NO2 + वाटर को रिएक्ट कराना है, देन हमें मिल जाएगा HNO3 + NO गैस। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो देखिए सबसे पहले अमोनिया का ऑक्सीजन से रिएक्शन करना है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वाटर मिला, इसको हमें ऑक्सीजन से फिर से रिएक्ट कराना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हमको वाटर से रिएक्ट कराना है, देन आफ्टर हमको नाइट्रिक एसिड प्लस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फिर से मिल गया। ठीक है ना। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, देन प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर में हमें पता है दैट नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2 2p3। ठीक है, 2p3 है अगर, तो अगर हम इसको ऑर्बिटल में फिलिंग करें इसकी, तो किस तरह होगी, देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1s में, ये 2s और ये 2p, और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 1 और 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए ये दोनों की एनर्जी लगभग सेम मानी जाएगी, तो हाइब्रिडाइजेशन में भी यही पार्टिसिपेट करेंगे, बॉन्डिंग में यही पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये 2p ऑर्बिटल के जो 3 ऑर्बिटल है, ये तो कोवैलेंट बॉन्डिंग करते हैं किसी और एटम के साथ शेयरिंग करके, तो ये बनाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और नंबर में कितने बने, 3, और ये जो 2 हैं ये बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो टोटल जो बॉन्ड बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4। मीन्स नाइट्रोजन जो है 4 से ज़्यादा बॉन्ड्स नहीं बनाता है, सिर्फ वो बॉन्ड बनाता है 4, क्योंकि इसके ये 4 ही ऑर्बिटल बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होते हैं, इसलिए ये 4 बॉन्ड ही बना पाता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, दैट इज़ नाइट्रोजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ ही बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, माइनस चार्ज, इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ बना देते हैं हम इसको, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, और ये डबल बॉन्ड से यहाँ ऑक्सीजन ये आएगा, और यहाँ O और H। ठीक है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। एक्वारेजिया, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन और मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट HCl विद 1 पार्ट HNO3। ठीक है, ये ऐसा हमारा सोल्यूशन होता है जो इवन लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को भी डिसॉल्व कर सकता है, मीन्स इतना पावरफुल सोल्यूशन होता है, फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं इसको हम, तो ये हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल को भी क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। कैसे कर लेता है, देखिए HNO3 + HCl, इसको अगर हम ये आपस में जब रिएक्ट कर लेते हैं तो ये हमारा क्या बनाता है, एटमिक क्लोरीन देता है, प्लस NOCl, जिसको हम
टिल्डेंस रिएजेंट बोलते हैं, और प्लस 2H2O। ठीक है, ये हमारा टिल्डेन रिएजेंट। ठीक है, और ये हमारा एटॉमिक क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल नहीं है, एटॉमिक फॉर्म में हमें क्लोरीन मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन जो है लीस्ट रिएक्टिव मेटल को भी क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। इसका रीज़न क्या है, लिबरेशन ऑफ द एटॉमिक। सो एटॉमिक क्लोरीन इज़ अ रीज़न जो ये लिबरेट हो रहा है, क्योंकि ये सॉल्युबल कंपाउंड्स बना लेता है, इस वजह से ये सभी को खुद में डिसॉल्व कर लेता है। अब रिएक्शन ऑफ HNO3 की बात करें अगर हम, रिएक्शन ऑफ HNO3। ठीक है, तो देखिए जब हमारा HNO3 रिएक्ट करता है सच मेटल्स लाइक, जो हमारी थोड़ी लेस रिएक्टिव मेटल होती हैं, जैसे कि सिल्वर है, मरकरी है, कॉपर है, लेड है, तो ये बनाता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस मेटल नाइट्रेट। ठीक है, ये बनता है जो हमारे कंपाउंड्स बनते हैं। दूसरा, अगर ये नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है Fe और Zn से, ठीक है, आयरन या जिंक मेटल से, तो हमारा बनता है N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस मेटल नाइट्रेट। ठीक है, मेटल नाइट्रेट अभी भी बनेगा। नेक्स्ट, अगर ये टिन से रिएक्ट करता है तो हमारे पास बनता है NH4NO3 प्लस मेटल नाइट्रेट। ठीक है, तो ये डिफरेंट मेटल से रिएक्ट होकर डिफरेंट कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। यहाँ हमारा नाइट्रिक एसिड टॉपिक भी ओवर होता है। आज हमने डाई नाइट्रोजन और नाइट्रिक एसिड एंड अमोनिया, ये 3 प्रिपरेशन की, और नेक्स्ट वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम टाइम से इस चैप्टर को ख़त्म कर पाएँ। थैंक यू सो मच।